अरविंद केजरीवाल आज कैबिनेट की बैठक करेंगे। जन लोकपाल बिल को केजरीवाल कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के पूरे आसार हैं। केजरीवाल ने सरकार बनने के बाद 15 दिनों के अंदर जन लोकपाल लाने का वादा किया था। केजरीवाल सरकार ने 13 से 16 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। केजरीवाल ने 16 जनवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जन लोकपाल बिल को पास कराने का वादा किया है। बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी, जेडीयू एमएलए शोएब इकबाल और रामवीर शौकीन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिन्नी ने दावा किया है कि उन्हें केजरीवाल के खिलाफ 5 विधायकों का समर्थन हासिल है। बिन्नी ने केजरीवाल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। पानी, बिजली, महिला सुरक्षा और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की जांच कराने के वादे पर बिन्नी ने केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि सरकार के रहने या जाने की चिंता नहीं है। हम सरकार बचाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। बिन्नी ने केजरीवाल पर लगाए हैं बीजेपी से साठगांठ के आरोप। संजय सिंह का कहना है कि बिन्नी हर्षवर्धन की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पार्टी ने सभी विधायकों के समर्थन का भी दावा किया है। पार्टी का कहना है कि बिन्नी की हकीकत देश जान चुका है। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की है। पार्टी नेता विजय गोयल विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। पार्टी ने सस्ती बिजली देने के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर जनता को ठगने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चांदनी चौक के टाउन हॉल से शुरू होगा। उधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ एपीएमसी भी हड़ताल कर रही है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज से दिल्ली के फल और सब्जी व्यापारियों की हड़ताल है। व्यापारियों में 6% कमीशन लगाए जाने के फैसले से नाराजगी है। केजरीवाल सरकार ने फल और सब्जियों के दाम कम करने के मकसद से व्यापारियों पर 6% कमीशन वसूलने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने कीमतें कम करने के लिए दिल्ली सरकार को कमीशन वसूलने का आदेश दिया था। शिरोमणि अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 84 के दंगों को लेकर राहुल के बयान से सिख समुदाय में नाराजगी है। 4 दिन पहले भी अकाली दल ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। राहुल ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 84 के दंगों में कुछ कांग्रेसी नेता शामिल थे, लेकिन उन्हें सजा मिल चुकी है। सिख समुदाय ने राहुल से दोषी कांग्रेसी नेताओं के नाम सार्वजनिक करने को कहा है। लोकसभा चुनाव से पहले आज एनसीपी की अहम बैठक है। बैठक में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार नेताओं से मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे। हाल ही में मोदी पवार की गुप्त मुलाकात के बाद इस बैठक को लेकर अटकलों का दौर जारी है। प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा था कि मोदी राहुल गांधी से परिपक्व नेता और बेहतर प्रशासक हैं। प्रफुल्ल पटेल के बयान पर कयास तेज हो चुके थे कि क्या पवार गुपचुप तरीके से बीजेपी से रिश्ते जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज समाजवादी पार्टी की रैली है। रैली में मुलायम सिंह यादव के साथ सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो मोदी की रैलियों में जुटने वाली भीड़ से कहीं ज्यादा लोगों को जुटाकर दिखाएंगे। रैली से पहले मुलायम सिंह के मंत्री ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें पिद्दा करार दिया। आज यूपीए सरकार के 3 मंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि चिदम्बरम, कमलनाथ और मनीष तिवारी कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखेंगे। इधर संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक संसद में होगी। माना जा रहा है कि आने वाले संसद सत्र से पहले सरकार दूसरे दलों का मूड जानना चाहती है। रैलियों के अपने दौर को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में रैली कर रहे हैं। शाम को 4 बजे होने वाली इस रैली में वो गुजरात हाउसिंग बोर्ड के ड्रॉ का भी ऐलान करेंगे। 2012 के चुनाव से पहले मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो गरीबों के लिए 50 लाख घर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अब तक उन घरों को बनाए जाने की रफ्तार कछुए जैसी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू को मोदी की काट खोजने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजेपी ने अति पिछड़ा वर्ग का काट खेलकर बिहार में मोदी को आगे करने का प्लान तैयार कर लिया है। जेडीयू के मंत्री दिन रात मेहनत करके मोदी के प्रशासन में खामियां खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी नीतीश और मोदी मॉडल के विकास पर बहस कर रही है ताकि चुनाव में मोदी को निशाना बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जम्मू में 5 दिन के इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इस कांग्रेस में देश विदेश के जाने माने वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करने के बाद मनमोहन सिंह दिल्ली लौट जाएंगे। 5 दिनों तक चलने वाली ये कांग्रेस जम्मू विश्वविद्यालय में हो रही है।
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज बैठक कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों की पहली सूची पर विचार करेगी। तमाम सर्वे और आकलनों से उत्साहित बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे को जल्द सुलझा लेना चाहती है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि इन उम्मीदवारों का ऐलान कब किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 15 सीटों पर राहुल गांधी का पायलट प्रोजेक्ट चलाएगी। इस प्रोजेक्ट में पहले पार्टी के अंदर ही चुनाव होगा। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। कई नेता अपने इलाके में इस प्रोजेक्ट को चलाए जाने के विरोध में हैं, जबकि कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी की नजरों में खुद को बेहतर साबित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लागू करने की वकालत कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद आज एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि देश में भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का मकसद लड़कियों की रक्षा करना है। माना जा रहा है कि वो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी से जुड़ी घटनाओं पर भी बोलेंगे। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि टोल नाकों के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। राज ने कहा कि टोल पर वसूले जा रहे पैसों की चिंता सरकार को नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राज ठाकरे ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि 9 फरवरी को पुणे में होने वाली पार्टी की सभा में वो बताएंगे कि आंदोलन क्या होता है। राज ठाकरे ने हाल ही में मुंबई आए नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। राज ने पूछा कि मुंबई को गुजरातियों का मायका करार देने वाले नरेंद्र मोदी बताएंगे कि मुंबई मराठियों के लिए क्या है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए भी खिंचाई की कि मुंबई में सभा करते हुए मोदी ने बाला साहेब ठाकरे का नाम तक नहीं लिया। राज ठाकरे ने कहा कि इतने सालों का गठबंधन धर्म भी मोदी भूल गए। अरुणाचल प्रदेश के छात्र निडो तनियाम की मौत की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसकी मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि विस्टा रिपोर्ट मिलने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि निडो की मौत किस वजह से हुई थी। पुलिस ने CFSL से विस्टा रिपोर्ट जल्द सौंपने का अनुरोध किया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक निडो की मौत ब्रेन और फेफड़े में सूजन से हुई थी। 3 दिन पहले दिल्ली में निडो तनियाम की मौत हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में निडो तनियाम की मौत पर गहरा दुख और गुस्सा है। पढ़ाई और रोजगार के सिलसिले में उत्तर भारत आने वाले अरुणाचली छात्रों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि वो दिल्ली में लोगों के नस्लभेदी रवैये से बेहद नाराज हैं। निडो को भी दिल्ली के लाजपत नगर में नस्लभेदी टिप्पणियां सुननी पड़ी थी, जिसका विरोध करने पर दुकानदारों ने उसे जमकर पीटा था। दिल्ली के लाजपत नगर में महालूट मामले में पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राजेश कालरा के नाबालिग नौकर ने बदमाशों को पैसे की मुखबरी दी थी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग नौकर पहले भी विकासपुरी में हुई लूट के एक मामले में मुखबिरी कर चुका है। पुलिस ने नाबालिग नौकर को लाजपत नगर लूट और विकासपुरी लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में पिता की मर्जी के खिलाफ बेटी की शादी कराने का खामियाजा मां को भुगतना पड़ा। बेटी की मर्जी से शादी कराने से नाराज पिता के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से वो फरार है। पुलिस ने बेटी के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के 7 महीने बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। IB रिपोर्ट के मुताबिक इन महीनों के दौरान झड़प की 84 छोटी और बड़ी घटनाएं हुई हैं, जबकि 2012 में झड़प की सिर्फ 24 घटनाएं हुई थीं। बीजेपी का कहना है कि झड़प की बढ़ रही घटनाओं के लिए नीतीश कुमार की नीतियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो चुनाव से पहले मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत के उद्योगपति हनीफ हिंगोरा को जान से मारने की धमकी मिली है। उद्योगपति हनीफ हिंगोरा के बेटे समीर हिंगोरा का पिछले दिनों दमन से अपहरण हुआ था, जिसके बाद बिहार के छपरा से बड़ी फिरौती देकर उसे छुड़ाया गया था। सूरत पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में बड़ी मात्रा में काला धन भेजा जा सकता है। एजेंसियों को शक है कि हवाला के रास्ते ये पैसे देश में भेजे जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्र की खुफिया आर्थिक ब्यूरो और राज्य पुलिस को इस बारे में सतर्क कर दिया गया है। एजेंसियों को डर है कि अपराधी तत्व मौके का फायदा उठाकर आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। मुंबई का अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा? अहमद जावेद, विजय कुंबले और राकेश मारिया के नाम पर बहस चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति जल्द होगी, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवार को इस पद पर बिठाने की जुगत लगा रहे हैं, जबकि डीजी पुलिस योग्यता और वरीयता के आधार पर नए पुलिस कमिश्नर को चुनना चाहते हैं।
मुंबई में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी अहाना देओल की शादी का शानदार रिसेप्शन हुआ। इस मौके पर नए जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए कई सितारे पहुंचे। अहाना की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव बोरा से हुई है। जश्न का ये दौर चलता रहेगा। दिल्ली में 6 फरवरी को भी एक रिसेप्शन होगा। अहाना की शादी के रिसेप्शन में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बहुत ही भावुक नजर आए। अहाना की शादी के रिसेप्शन में अभिनेता और नेता दोनों ही पहुंचे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी रिसेप्शन में आकर वर वधू को शुभकामनाएं दी। हालांकि इस मौके पर ज्यादातर नेता मीडिया से दूर रहे, लेकिन अमर सिंह मीडिया के सामने आए। अमर सिंह से जब अमिताभ बच्चन के बारे में पूछा गया तो वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चन की बात कहाँ से आ गई। वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी की शादी में आए हैं। अभिनेता फरहान अख्तर ने अगले सीजन के कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने की खबरों का खंडन किया है। फरहान अख्तर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा ये एक खबर है उनके लिए। फरहान ने कहा कि उन्होंने अखबारों में इस खबर के बारे में पढ़ा, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो इस सवाल का कोई जवाब देना नहीं चाहते। कलर्स पर आने वाले शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 5 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन डर का ब्लॉकबस्टर के नाम से जाना जाएगा। बॉलीवुड के नामचीन एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी इसे नया रंग देंगे। खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन दक्षिण अफ्रीका की शानदार लोकेशंस पर शूट होगा और आने वाले महीनों में इसका कलर्स पर प्रसारण किया जाएगा। इस बार के होस्ट रोहित शेट्टी होंगे। ऑस्ट्रिया के दक्षिणी इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क से लेकर घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। हालत ये है कि बर्फ से बेहाल जनजीवन को सामान्य करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। गाड़ियां जस की तस खड़ी हैं। लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रिया में पिछले 3 दिनों में जितनी बर्फ गिरी है उतनी बर्फ महीने भर में गिरती है। पुर्तगाल में समुद्री तूफान ने तबाही मचाई है। फ्यूरादुआरो बीच के पास समुद्र में दानवी लहरें उठी, जिनकी ऊंचाई सामान्य से बहुत ज्यादा थी। पास पड़ोस की इमारतों और होटल रेस्टोरेंट को इस तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। वहां के 6 हार्बर प्रवेश को बंद कर दिया गया है। पुर्तगाल के समुद्र तट पर चेतावनी जारी कर दी गई है। खराब मौसम का असर स्पेन के भी उत्तरी इलाकों में नजर आ रहा है। अचानक समुद्र में ऊंची लहरों के उठने से बहुत सी गाड़ियां डूब गई। सागर किनारे के बार और रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा है। स्पेन की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इन इलाकों में समुद्री लहरें 8 मीटर ऊपर उठी। आने वाले दिनों में स्पेन को बदतर मौसम का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को आगाह कर दिया है। जर्मनी में यूरोप की सबसे ऊंची इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। 116 मीटर ऊंची ये इमारत खाली थी और इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जब ये इमारत गिराई जा रही थी तब वहां देखने वालों का तांता लग गया था। इस इमारत को गिराने के लिए 950 किलोग्राम नाइट्रोपेंटा एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया गया था। ये टावर 1972 में बनाया गया था। ब्राजील के साओ पाओलो की सड़कों पर करीब 1 लाख लोगों ने चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। इस उत्सव की शुरुआत ड्रैगन के प्रोसेशन से हुई। ड्रैगन को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ब्राजील में मनाया जाने वाला चाइनीज न्यू ईयर चीन में मनाए जाने वाले उत्सव से थोड़ा अलग है। चीन में इस उत्सव को परिवार के साथ मनाया जाता है, जबकि ब्राजील में इसका रूप सार्वजनिक ज्यादा है। अमेरिका में दोबारा जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ओक्लाहोमा और उत्तरी टेक्सास में बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क पर गिरने वाली आफत की बर्फ से कई बड़े हादसे हुए। रात भर में शहर का मंजर ऐसा बदला कि सड़कें सफेद चादर में तब्दील हो गईं। अनुमान है कि अभी वहां और 6 इंच मोटी बर्फ गिरेगी। पिछले दिनों न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में कड़ाके की सर्दी पड़ी थी और पारा 0 से बहुत नीचे चला गया था। ऑस्कर विजेता एक्टर फिलिप सेमोर हॉफमैन को उनके घर में मृत पाया गया। बताया जा रहा है कि हॉफमैन की मौत ज्यादा मात्रा में दवाओं के सेवन से हुई है। 46 साल के हॉफमैन की बाह में एक सिरिंज पाया गया था और एक लिफाफा मिला था जिससे हेरोइन बरामद हुआ था। हॉफमैन को 2005 में कैपोट नाम की फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था। इससे पहले वो 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुके थे।